लोग पढ़ने वाले हैं टंग की एनाटमी के बारे में। तो टंग की एनाटमी जो है यूनिवर्सिटी एग्जाम में लॉन्ग आंसर में पूछी जा चुकी है और ये क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कहते हैं अगर शरीर में दो चीजें सही हैं, एक जबान और दूसरा दिल, तो पूरा शरीर सही है, और अगर ये दो चीजें अगर खराब हैं तो समझ लो पूरा खराब है। तो चलिए शुरू करते हैं टंग की एनाटमी। तो टंग एक मोबाइल मस्कुलर ऑर्गन है जो कि हमारे फ्लोर ऑफ द माउथ में प्रेजेंट होता है। टंग के कुछ फंक्शंस यहाँ पर लिखे हैं कि जब भी हम कोई चीज खाते हैं तो जो टेस्ट पता चलता है वो इसी टंग, इसी जबान के जरिए पता चलता है। हम लोग कुछ बोलते हैं तो इसी टंग से हमारे वर्ड्स जो हैं एकदम क्लियर निकलते हैं। जब हम लोग मास्टिकेशन करते हैं या खाने को चबाते हैं तो यही टंग है जो हमारे खाने को मुंह से ईसोफेगस के अंदर लेके जाती है। हमारे माउथ के अंदर जो खाना है उसको पीछे की तरफ एलिमेंट्री कैनाल में ट्रांसफर करने के लिए हेल्प करती है। फिर जो खाना हमारे दांतों के अंदर फंसा होता है या पूरे मुंह के अंदर होता है उसको क्लियर करने का काम भी हमारी ये टंग करती है। और डिग्लूटिशन, खाने को निगलने का काम भी यही जबान करवाती है। तो इसके बहुत सारे फंक्शन हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है और ये 32 नुकीले दांतों के बीचों में रहकर भी कटती नहीं है, इसको चोट नहीं लगती, सुरक्षित रहती है। तो अगर हम लोग टंग के एक्सटर्नल फीचर्स की बात करें तो इसमें एक एपेक्स होगा, एक टिप होगी, एक बॉडी होगी। इसकी बॉडी में जो है एक डॉर्सल सरफेस होगा जिसे हम लोग डॉर्सम कहेंगे, वेंट्रल सरफेस होगा, राइट लेटरल मार्जिन और लेफ्ट लेटरल मार्जिन। तो जैसा कि ये हमारा एपेक्स है टंग का और यहाँ पर ये टंग की टिप पाई जाती है जो बाहर वाला हिस्सा दिख रहा है, उसके पीछे ये बॉडी है। ये जो ऊपर वाला हिस्सा इसका है ये टंग का डॉर्सम है, ये इसे डॉर्सम भी कहते हैं। और जो नीचे वाला इसका हिस्सा होगा वो होगा टंग का डॉर्सम या वेंट्रल सरफेस। इसकी राइट मार्जिन होगी और एक लेफ्ट मार्जिन पाई जाएगी इस टंग के अंदर। अगर हम लोग डॉर्सम ऑफ टंग की बात करें तो एनाटॉमिकली और डेवलपमेंटली हमारे टंग का डॉर्सम है ये दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया। एंटीरियर 2/3 जो कि ओरल पार्ट है, पोस्टीरियर 1/3 जो कि फेरेंजियल पार्ट है। तो जैसा कि ये हमारा टंग का डॉर्सम है और ये इसका जो एंटीरियर 2/3 वाला पार्ट है ये इसका ओरल पार्ट होता है, और ये जो पीछे वाला पार्ट इसका है पोस्टीरियर 1/3 वाला ये फेरेंजियल पार्ट होता है। तो ये दोनों पार्ट आपस में सेपरेट होते हैं एक वी शेप के सल्कस से, जिसे हम लोग सल्कस टर्मिनालिस कहते हैं। और जहां पर ये सल्कस जाकर के मिलते हैं वहां पर एक ब्लाइंड फोरामेन पाया जाता है, उसे हम लोग फोरामेन सीकम बोलते हैं। तो जैसा कि ये एंटीरियर 2/3 और पोस्टीरियर 1/3 ये इस एक सल्कस से सेपरेट होता है जिसको हम लोग सल्कस टर्मिनालिस बोलते हैं। फिर ये दोनों सल्कस टर्मिनालिस जो हैं ये वी शेप के होते हैं। तो यहां पर जाकर के मिलते हैं, जहां पर इसका एपेक्स बनता है वहां पर एक ब्लाइंड फोरामेन होता है जिसे हम लोग फोरामेन सीकम बोलते हैं। तो जो फोरामेन सीकम है ये डेवलपमेंटल एंडोमेट्रियल थायरोग्लोसल डक्ट यहीं पर डेवलप करता है। तो जो एंडोमेट्रियल थायरोग्लोसल डक्ट है वो इसी फोरामेन सीकम से डेवलप होना शुरू होता है, उसके बाद ये नेक में चला जाता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तो और यहीं से हमारे थायराइड ग्लैंड की डेवलपमेंट की शुरुआत होती है। तो अगर हम लोग डॉर्सम देखें तो डॉर्सम दो पार्ट में डिवाइड है, एंटीरियर 2/3 पोस्टीरियर 1/3। एंटीरियर 2/3 वाला ओरल पार्ट है, पोस्टीरियर 1/3 वाला फेरेंजियल पार्ट है। सेपरेट है एक वी शेप के सल्कस से जिसे हम लोग सल्कस टर्मिनालिस बोलते हैं। और ये सल्कस टर्मिनालिस जहां पर अपना एपेक्स बनाते हैं वहां पर एक ब्लाइंड फोरामेन प्रेजेंट होता है, उसे कहते हैं फोरामेन सीकम। और ये फोरामेन सीकम ये वही जगह है जहां से हमारे थायराइड ग्लैंड का डेवलपमेंट एम्ब्रियोनिक लाइफ में शुरू होता है। तो अगर हम लोग डॉर्सल सरफेस ऑफ टंग के फीचर्स देखें तो जो पोस्टीरियर 1/3 इसका होता है उसमें लार्ज नंबर ऑफ लिम्फॉइड पॉलिकल्स पाए जाते हैं जो कि आपस में मिल करके लिंगुअल टॉन्सिल का फॉर्मेशन करते हैं। तो जैसे कि ये हमारा फेरेंजियल पार्ट है इसमें लार्ज नंबर ऑफ लिम्फॉइड फॉलिकल्स देखने को मिलते हैं और ये ही हमारे लिंगुअल टॉन्सिल का फॉर्मेशन करते हैं। और इसी पोस्टीरियर 1/3 वाले पार्ट में ये लार्ज नंबर ऑफ ओपनिंग्स दिखाई पड़ती हैं म्यूकस और सीरस मेम्ब्रेन की। तो जो म्यूकस और सीरस ग्लैंड हैं ये इस पोस्टीरियर 1/3 वाले पार्ट में अबंडेंट नंबर में पाई जाती हैं। और अगर हम लोग एंटीरियर 2/3 की बात करें तो इसमें
बीचों बीच में एक मीडियन फरो पाया जाता है, और जो एंटीरियर टू थर्ड है हमारा, यहाँ पर बहुत सारे पैपिला पाए जाते हैं। अभी हम लोग सारे पैपिलास के बारे में सेपरेट में बात करेंगे। अगर हम लोग वेंट्रल सरफेस ऑफ द टंग, या जो हमारे टंग का नीचे वाला हिस्सा होता है उसे वेंट्रल सरफेस कहते हैं, तो अगर उसके फीचर की बात करें तो उसमें एक पाया जाता है फ्रेनुलम लिंगुला। तो फ्रेनुलम लिंगुला क्या है? ये एक मीडियन फोल्ड है जो कि म्यूकस मेम्ब्रेन की एक्सटेंडिंग से बना हुआ है टंग और फ्लोर ऑफ माउथ के बीचों बीच में। जैसा कि हमारा डॉर्सम है, वेंट्रल सरफेस है टंग का नीचे वाला हिस्सा है, इसके बीचों बीच में फ्रेनुलम लिंगुला जो है ये एक म्यूकोजल फोल्ड है। ये रूट ऑफ द माउथ और टंग के बीच में ये प्रेजेंट होता है। तो जो हमारे माउथ का फ्लोर है और टंग है उसको ये फ्रेनुलम लिंगुला आपस में कनेक्ट करता है, और ये टंग के वेंट्रल सरफेस के मीडियन में पाया जाता है, इसीलिए इसे मीडियनुलम लिंगुला कहते हैं। दूसरा आता है प्लीका फिम्ब्रिएटा। प्लीका फिम्ब्रिएटा क्या है? ये भी एक फ्रिंज्ड कॉलुगेटेड फोल्ड्स हैं जो कि म्यूकस मेम्ब्रेन से बने हुए हैं। ऑन आइदर साइड में ये प्रेजेंट होते हैं फ्रेनुलम लिंगुला के, कन्वर्जिंग टुवर्ड्स दी टिप ऑफ दी टंग। ये टिप ऑफ दी टंग पे जाकर के कन्वर्ज हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो फ्रेनुलम लिंगुला है इसके दोनों तरफ ये प्लीका फिम्ब्रिएटा पाया जाता है। ये प्लीका फिम्ब्रिएटा भी कॉरुगेटेड फोल्ड है म्यूकस मेम्ब्रेन के, ये इस फ्रेनुलम लिंगुला के दोनों तरफ पाए जाते हैं, और ये दोनों प्लीका फिम्ब्रिएटा जाकर के टिप ऑफ द टंग में कन्वर्ज होते हैं। वेंट्रल सरफेस ऑफ द टंग में डीप लिंगुअल वेन्स के प्रोमिनेंस भी दिखाई पड़ते हैं ऑन आइदर साइड बिटवीन द फ्रेनुलम लिंगुला और प्लीका फिम्ब्रिएटा। तो जो फ्रेनुलम लिंगुला है ये बीचों बीच में होता है, उनके आइदर साइड पर प्लीका फिम्ब्रिएटा होता है। ये दोनों के दोनों फोल्ड के बीच में हमारी डीप लिंगुअल वेन्स विजिबल होती हैं हमारे वेंट्रल सरफेस ऑफ द टंग की। तो अगर टंग के हम लोग फीचर्स की बात करें तो इसमें एक बीचों बीच में फ्रेनुलम लिंगुला है जो कि फ्लोर ऑफ द माउथ और टंग के बीच में पाया जाता है। इस फ्रेनुलम लिंगुला के आइदर साइड में प्लीका फिम्ब्रिएटा है, ये भी एक म्यूकस मेम्ब्रेन का फोल्ड है, और ये ऑन आइदर साइड ऑफ द फ्रेनुलम लिंगुला पाया जाता है, और ये दोनों जाकर के कन्वर्ज होते हैं टिप ऑफ द टंग में। फिर इस फ्रेनुलम और प्लीका फिम्ब्रिएटा के बीच में डीप लिंगुअल वेन पाई जाती हैं जो कि बाहर से विजिबल हो। तो अगर हम लोग सब लिंगुअल रीजन की बात करें तो सब लिंगुअल रीजन में सब लिंगुअल पैपिला पाए जाते हैं। तो सब लिंगुअल पैपिला क्या है? ये दो राउंडेड एलिवेशंस हैं ऑन आइदर साइड ऑफ द रूट ऑफ द फ्रेनुलम लिंगुला फॉर द ओपनिंग ऑफ द सबमैंडिबुलर ग्लैंड। तो जो सबमैंडिबुलर ग्लैंड होती है उसके डक्ट की ओपनिंग्स होती है सबलिंगुअल पैपिला। जैसा कि ये फ्रेनुलम लिंगुला है, इसकी रूट के आइदर साइड पर दोनों तरफ ये ओपनिंग पाई जाती है सबलिंगुअल ग्लैंड की। तो ये जो सबलिंगुअल ग्लैंड है इसकी जो ओपनिंग होती है ये भी एक राउंडेड एलिवेशन होता है हमारे वेंट्रल सरफेस ऑफ टंग और सबलिंगुअल रीजन में। तो ये सबलिंगुअल पैपिला है, ये राउंडेड एलिवेशन होते हैं फ्रेनुलम लिंगुला की रूट के आइदर साइड पर, और यहाँ से हमारी सबमैंडिबुलर ग्लैंड जो होती है उसकी ओपनिंग खुलती हैं। फिर आता है सबलिंगुअल फोल्ड। लिंगुअल फोल्ड क्या है? इलोंगेटेड एलिवेशन, ये भी आइदर साइड ऑफ द फ्रेनुलम लिंगुला के में पाया जाता है, और फ्लोर ऑफ द माउथ में ये सबलिंगुअल सैलिवरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है। तो सबलिंगुअल डक्ट जो है इसी फोल्ड में ओपन होती है। तो अगर हम लोग राउंडेड फोल्ड अगर देखें तो इसी सबलिंगुअल पैपिला के अंदर सबमैंडिबुलर ग्लैंड की ओपनिंग पाई जाती है। फिर अगर इलोंगेटेड एलिवेशन देखें तो जो इलोंगेटेड एलिवेशन है ये सबलिंगुअल फोल्ड होते हैं, उसके अंदर सबलिंगुअल ग्लैंड की ओपनिंग खुलती है। अब हम लोग बात करेंगे पैपिला ऑफ द टंग की। तो हमारे टंग के जो डॉर्सल सरफेस के ऊपर 4 तरह के पैपिला पाए जाते हैं। सबसे पहले आता है वेलेट पैपिला। ये साइज में लार्जर होते हैं, 1 से 2 mm इन डायमीटर, और फ्रंट ऑफ द सल्कस टर्मिनालिस पर प्रेजेंट होते हैं। इसका नंबर 8 से 12 होता है, और ये डिच से सराउंड होते हैं। जो टेस्ट बड है हमारे इसी डिच की वॉल्स में पाए जाते हैं। तो ये हमारा सल्कस टर्मिनालिस है, और इस सर्कस टर्मिनालिस के फ्रंट में ये हमारे वेलिएट पैपिला पाए जाते हैं। ये साइज में बड़े होते हैं, 1 से 2 mm इनका डायमीटर होता है,
और 8 से 12 नंबर में ये पाए जाते हैं। इनकी जो सराउंडिंग होती है डिच या ट्रेंच कहते हैं, तो इसी डिच के अंदर हमारे टेस्ट बड पाए जाते हैं, जिससे हम लोग टेस्ट को पहचानते हैं। दूसरा आता है फंगीफॉर्म पैपिला। फंगीफॉर्म पैपिला जो कि न्यूमरस होते हैं और नियर द टिप एंड द मार्जिन ऑफ द टंग में पाए जाते हैं। उनका एक नैरो पेडिकल होता है और राउंडेड हेड होता है। तो जैसा कि ये हमारे टंग की मार्जिन और टिप के पास जो पैपिला दिखाई पड़ रहे हैं छोटे छोटे, ये फंगीफॉर्म पैपिला, ये काफी सारे पाए जाते हैं। तो इनके अंदर एक नैरो पेडिकल होता है, एक राउंडेड हेड पाया जाता है। फिर तीसरा आता है फिलीफॉर्म पैपिला। दे आर द स्मॉलेस्ट एंड मोस्ट न्यूमरस and cover the dorsum of the anterior 2/3 of the tongue and give it as a characteristic valvety appearance। तो जो हमारे फिलीफॉर्म पैपिला हैं, जैसा कि इस डायग्राम में दिख रहे हैं कि बहुत छोटे छोटे पैपिला दिखाई पड़ रहे हैं, तो सबसे स्मॉलेस्ट और सबसे ज्यादा नंबर में ये हमारे फिलीफॉर्म पैपिला पाए जाते हैं और एंटीरियर 2/3 के डॉर्सम को ये कवर करते हैं। और इसी फिलीफॉर्म पैपिला की वजह से हमारे टंग का जो एंटीरियर 2/3 वाला हिस्सा होता है, ये वेलवेटी अपीयरेंस होता है, यानी वेलवेट की तरह, मखमल की तरह होता है। आता है फोलिएट पैपिला। फोलिएट पैपिला ये ट्रांसवर्स म्यूकोजल फोल्ड हैं जो कि लेटरल मार्जिन ऑफ द टंग पे पाए जाते हैं और पैलेटोग्लॉसल आर्च के फ्रंट में प्रेजेंट होते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर फोलिएट पैपिला दिखाए गए हैं, ये एक ट्रांसवर्स म्यूकोजल फोल्ड हैं, ये दोनों तरफ टंग की लेटरल मार्जिन में पाए जाते हैं, जहां पर पैलेटोग्लॉसल आर्च होता है, यानी ये पैलेटोग्लॉसल फोल्ड के फ्रंट में ये हमारे फोलिएट पैपिला पाए जाते हैं। तो जैसा कि इस फ्लो चार्ट में दिखाया गया कि टंग में 4 तरह के पैपिला हैं। फिलीफॉर्म पैपिला जो कि मोस्ट न्यूमरस हैं, स्मॉलेस्ट हैं, मिनट कोनिकल प्रोजेक्शन, नो टेस्ट बड। तो जो हमारे फिलीफॉर्म पैपिला हैं सबसे छोटे हैं, सबसे ज्यादा है, मिनट कोनिकल शेप के हैं और इसमें टेस्ट बड्स नहीं पाए जाते। फिर फंगीफॉर्म पैपिला जो है ये मशरूम शेप का होता है, स्मॉल पिंक स्पॉट की तरह होता है, इसमें एपिकल टेस्ट बड्स पाए जाते हैं। तो जैसा कि ये फंगीफॉर्म पैपिला है जो कि लेटरल मार्जिन और टिप ऑफ द टंग में पाए जाते हैं, ये मशरूम शेप के होते हैं और इसमें एपाइकल टेस्ट बड्स पाए जाते हैं। तीसरा होता है सर्कम्बुलेट पैपिला। ये 8 से 12 होते हैं, डोम शेप के होते हैं और एंटीरियर टू दी सल्कस टर्मिनालिस पर प्रेजेंट होते हैं और इसमें जो लेटरल वाल के टेस्ट बड हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो जैसा कि ये वेलिएट पैपिला 10 से 12 नंबर में होते हैं, सल्कस टर्मिनालिस के एंटीरियर में ये प्रेजेंट होते हैं और इसकी जो वॉल होती है जिसे हम लोग डिच या ट्रेंच कहते हैं, उसमें लेटरल वॉल टेस्ट बड्स पाए जाते हैं। फिर आता है फोलिएट पैपिला। फोलिएट पैपिला ये पैरेलल रो में अरेंज होते हैं, रिजस की तरह नियर द मार्जिन ऑफ द टंग, और ये भी रूडिमेंट्री है, इसमें कोई टेस्ट बड प्रेजेंट नहीं होता। तो ये टंग की लेटरल मार्जिन पर ट्रांसवर्स फोल्ड की तरह प्रेजेंट होते हैं, इसे हम लोग फोलिएट पैपिला कहते हैं। ये भी रूडिमेंट्री होते हैं, इसमें कोई टेस्ट बड्स नहीं पाए जाते हैं। तो जो हमारे फंगीफॉर्म पैपिला हैं और वेलिएट पैपिला हैं, इसमें टेस्ट बड पाए जाते हैं और फिलीफॉर्म में और फोलिएट में टेस्ट बड नहीं पाए जाते। अब हम लोग बात करेंगे मसल्स ऑफ द टंग की। जो टंग में हमारे 2 तरह की मसल्स पाई जाती हैं, इंट्रिंसिक मसल जो कि टंग में ही अराइज होती है और उसी में इंसर्ट हो जाती है, और एक्सट्रिंसिक मसल्स जो कि आउटसाइड अराइज होती हैं और टंग में आकर के इंसर्ट हो जाती है। तो इंट्रिंसिक मसल्स में आते हैं सुपीरियर लॉन्गिट्यूडनल, इंफीरियर लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्स और वर्टिकल। जैसा जिसका नाम है वो उसी तरह अरेंज होती है और उसी तरह उसका फंक्शन होता है। एक्सट्रिंसिक मसल में आता है जीनियोग्लॉसस, हायोग्लॉसस, स्टाइलोग्लॉसस और प्लेटोग्लॉसस। तो अगर हम लोग ओरिजिन इंसर्शन की बात करें, सबसे पहले आता है हायोग्लॉसस। तो जो एक्सट्रिंसिक मसल है उसमें सबसे पहली मसल है हायोग्लॉसस। हायोग्लॉसस अराइज होती है ग्रेटर कॉर्नुआ ऑफ द लेटरल पार्ट ऑफ बॉडी ऑफ हायोइड बोन और इंसर्ट हो जाती है साइड ऑफ द टंग में। तो इसका नाम अगर हम लोग देखें तो हायो यानी हायाइड, ग्लॉसस यानी टंग। जहां भी ग्लॉसस का शब्द आता है उससे मतलब होता है कि टंग। तो ये हायोइड बोन के ग्रेटर कॉर्नू से और लेटरल पार्ट ऑफ द बॉडी से अराइज होती है और साइड ऑफ द टंग में इंसर्ट हो जाती है। इसका काम क्या होता है कि ये टंग को डिप्रेस करती है और डॉर्सम को जो है कॉन्वेक्स बनाती है। तो जैसा कि ये हमारी हायोग्लॉसस मसल है, ये हमारी हायोइड बोन है और यहाँ इसके कॉर्नू से
और इसकी बॉडी के लेटरल पार्ट से ये अराइज होकर के यहाँ टंग के साइड में आकर के इंसर्ट हो जाती है और ये टंग को डिप्रेस करती है और जो हमारा डॉर्सम होता है यानी टंग के ऊपर वाला हिस्सा होता है उसको कॉन्वेक्स बना देती है। फिर दूसरी आती है स्टाइलोग्लोसस। ये टिप ऑफ द स्टाइलॉइड प्रोसेस से अराइज होती है और एडजॉइनिंग प्रोसेस ऑफ स्टाइलोहायोइड लिगामेंट से अराइज होती है और इंसर्ट हो जाती है साइड ऑफ द टंग में। तो जैसे स्टाइलो यानी स्टाइलॉइड प्रोसेस, ग्लोसस यानी इसका काम क्या होता है, टंग को अपवार्ड और बैकवार्ड पुल करती है। तो जैसा कि ये स्टाइलोग्लोसस मसल है और ये स्टाइलॉइड प्रोसेस और स्टाइलोहायोइड लिगामेंट से अराइज होती है और टंग के साइड में आकर के इंसर्ट हो जाती है और ये टंग को अपवार्ड और बैकवार्ड मूवमेंट करवाती है। फिर आती है जीनियोग्लोसस। तो जीनियक टुबरकल एक होता है मैंडिबल के अंदर, तो इसी जीनियक टुबरकल से ये अराइज होती है और फिर 3 पार्ट में आकर के इंसर्ट होती है। जो उसके अपर फाइबर होते हैं टिप ऑफ द टंग में इंसर्ट होते हैं, मिडल फाइबर डॉर्सम में इंसर्ट होते हैं और लोअर फाइबर जो है उसके वो बॉडी ऑफ द हायोइड बोन में इंसर्ट होते हैं। तो ये 2 जीनोग्लासाई हैं, ये टंग को जो पोस्टीरियर पार्ट होता है टंग का उसको फॉरवर्ड पुल करती हैं, टंग को फॉरवर्ड प्रोट्यूड करने के लिए। तो इसे हम लोग सेफ्टी मसल ऑफ द टंग कहते हैं। तो जैसा कि ये हमारी जीनोहायोइड मसल है और ये मैंडिबल का जीनियल टुबरकल है, ये इस जीनियल टुबरकल से अराइज होती है और इसके जो सुपीरियर फाइबर हैं ये टिप ऑफ द टंग में इंसर्ट होते हैं, मिडिल फाइबर जो है ये डॉर्सम ऑफ द टंग में इंसर्ट होते हैं और जो इसके लोअर फाइबर हैं ये हमारी इस हायोइड मसल में जाकर के इंसर्ट हो जाते हैं। तो ये जो जीनियोग्लोसस मसल है टंग के पोस्टीरियर पार्ट को फॉरवर्ड पुल करती है, टंग को फॉरवर्ड प्रोट्रूड करने के लिए। तो इसे सेफ्टी मसल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो मसल है हमारी टंग को फॉरवर्ड पुल करके रखती है। इसकी वजह से हमारी जो टंग है पीछे की तरफ पलट करके ऑब्स्ट्रक्शन, अगर ये फॉरवर्ड पुल करके नहीं रखेगी तो हमारी टंग पीछे की तरफ चली जाएगी और ऑब्स्ट्रक्शन कर देगी हमारे ओरल पैसेज को। चौथी मसल आती है पैलेटोग्लोसस। इसके नाम से पता चल रहा है कि पैलेटो यानी पैलेटाइन और ग्लोसस यानी ओरल सरफेस ऑफ द पैलेटाइन एपोनेरोसिस से अराइज होती है और जा करके पैलेटोग्लोसल आर्च में इंसर्ट होती है साइड ऑफ द टंग एट द जंक्शन ऑफ द ओरल एंड फेरेंजियल पार्ट। तो जो हमारी पैलेटोग्लोसस है ये ऊपर पैलेट से इंसर्ट ओरिजिन होती है इसकी और इंसर्ट होती है टंग के अंदर जहां पर पैलेटोग्लोसल आर्च होता है। तो जो टंग का ओरल पार्ट और फेरेंजियल पार्ट होता है, जो एंटीरियर 2/3 और पोस्टीरियर 1/3 वाला पार्ट होता है, उस पर उसके जंक्शन पर जाकर के ये पैलेटोग्लोसस मसल इंसर्ट हो जाता है। तो जैसा कि ये डायग्राम में दिख रहा है कि ये फेरेंजियल पार्ट और ओरल पार्ट है, इस यहाँ पर इसका जंक्शन बनता है और यहीं पर आकर के पैलेटोग्लोसस मसल इंसर्ट होती है। तो जो 2 पैलेटोग्लोसाई हैं ये पैलेटोग्लोसल आर्च को अप्रोक्सीमेट करते हैं और ओरोफेरेंजियल स्थमस को क्लोज करने का काम करते हैं। तो ये हमारी पैलेटोग्लोसस है जो कि पैलेट से ओरिजिन होकर के फेरेंजियल पार्ट और ओरल पार्ट जहां पर होता है टंग की साइड में वहां पर जाके इंसर्ट हो जाती है। तो ये थी एक्सट्रिंसिक मसल ऑफ द टंग। तो एक्सट्रिंसिक मसल जो है कनेक्ट द टंग टू द स्टाइलॉइड प्रोसेस, पैलेट, मैंडिबुलर और हायोइड बोन। इसका काम क्या है, टंग की मूवमेंट करवाना और टंग के शेप को चेंज करवाना, जिसमें जीनियोग्लोसस, हायोग्लोसस, स्टाइलॉइड ग्लोसस और पैलेटोग्लोसस। तो ये जो एक्सट्रिंसिक मसल है ये टंग को स्टाइलॉइड प्रोसेस से जोड़ती हैं, पैलेट से जोड़ती हैं, जीनियक टुबरकल से जोड़ती हैं और हायोइड बोन से जोड़ती हैं। अब अगर हम लोग इंट्रिंसिक मसल की बात करें जो कि टंग के अंदर ही प्रेजेंट होती हैं और इसका भी काम टंग के शेप को चेंज करना। तो सुपीरियर लॉन्गिट्यूडनल, इंफीरियर लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्स और वर्टिकल। तो जैसा कि इस डायग्राम में इंट्रिंसिक मसल ऑफ द टंग को दिखाया गया और इनको राइट और लेफ्ट में डिवाइड किया गया मीडियन फाइब्रस सेप्टम से। इसमें आती है सुपीरियर लॉन्गिट्यूडनल मसल। सुपीरियर लॉन्गिट्यूडनल मसल लॉन्गिट्यूडनली पाई जाती हैं और ये हमारे टंग को शॉर्टर बनाती हैं और उसके डॉर्सम को जो है कॉनकेव बनाती हैं। यानी जब भी हम लोग अपनी जबान को ऊपर की तरफ खींचते हैं तो ये टंग के साइज को कम करती हैं और जो डॉर्सम होता है यानी टंग के ऊपर वाला हिस्सा होता है उसको कॉनकेव बनाने का काम करते हैं। फिर आती है इंफीरियर लॉन्गिट्यूडनल। इंफीरियर लॉन्गिट्यूडनल मसल जो है इसका काम भी टंग को शॉर्टर बनाना है
और उसके डॉर्सम को जो है कॉन्वेक्स बनाना है। तो जब अपनी जबान को नीचे की तरफ से मोड़ते हैं तो उसकी जो साइज होती है कम हो जाती है और जो डॉर्सम यानी ऊपर वाला हिस्सा होता है वो कॉन्वेक्सिटी में दिखने लगता है। तीसरी आती है ट्रांसवर्स मसल। तो जो ट्रांसवर्स मसल है टंग को नैरो बनाती है और इलोंगेटेड करती है। तो इस ट्रांसवर्स मसल से हम लोग कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो हमारी टंग जो है वो पतली हो जाती है और इलोंगेट हो जाती है थोड़ी सी। फिर जो ये वर्टिकल मसल्स हैं वो इस टंग को ब्रॉड और शैलो बना देती हैं। तो जो सुपीरियर लॉन्गिट्यूडनल है और इंफीरियर लॉन्गिट्यूडनल है एक दूसरे का अपोजिट करते हैं। सुपीरियर लॉन्गिट्यूडनल के डॉर्सम को कॉनकेव बनाती है, इंफीरियर लॉन्गिट्यूडनल टंग के डॉर्सम को कॉन्वेक्स बनाती है। तो ट्रांसवर्स मसल है ये टंग को इलोंगेटेड एंड शॉर्ट बनाती है और जो वर्टिकल मसल है ये टंग को ब्रॉड और फ्लैटेंड बनाती है। तो ये थे हमारे टंग की इंट्रिंसिक मसल और उसके फंक्शंस। अगर हम लोग इनर्वेशन की बात करें टंग की तो जितनी भी मसल्स हमारी टंग में पाई जाती हैं सारी के सारी हाइपोग्लॉसल नर्व से सप्लाई होती हैं एक्सेप्ट पैलेटोग्लॉसस नर्व मसल जो कि क्रेनियल रूट ऑफ द एसेसरी नर्व से सप्लाई होती है। तो पैलेटोग्लॉसस मसल्स को छोड़ करके सारी मसल्स हाइपोग्लॉसल नर्व से सप्लाई होती हैं। तो जैसा कि इस डायग्राम में दिखाया गया है कि टंग की मूवमेंट किस तरह से होती है। तो जो हमारी जीनियोग्लॉसस मसल है ये प्रोट्रूजन कराती है यानी टंग को आगे की तरफ खिसकाती है। सारी के सारी मसल जो है बायलेटरल कॉन्ट्रैक्शन कराती है यानी दोनों तरफ से बराबर। हमारी हायोग्लॉसस मसल है जो कि नीचे की तरफ पाई जाती है तो ये टंग को प्रेस करती है, नीचे की तरफ दबाती है। ये टंग का रिट्रैक्शन करती है यानी जीनियोग्लॉसस प्रोट्रैक्शन कर रही थी, आगे की तरफ बढ़ा रही थी और जो स्टाइलोग्लॉसस है ये टंग का रिट्रैक्शन करती है पीछे की तरफ लेके। तो जब हम लोग जबान बाहर निकालते हैं फिर अंदर जब करते हैं तो स्टाइलोग्लॉसस काम करती है, जब बाहर निकालते हैं तो जी। फिर एलिवेशन जो मसल करवाती है वो होती है पैलेटोग्लॉसस। पैलेटोग्लॉसस जबान को ऊपर की तरफ चिपकाती है और जो डिप्रेशन करवाती है वो होती है हायोग्लॉसस। तो ये थे टंग के एक्सट्रिंसिक मसल्स के एक्शंस। तो जितनी भी हमारी टंग की इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक मसल्स हैं ये सारी के सारी हाइपोग्लॉसल नर्व से सप्लाई होती हैं एक्सेप्ट पैलेटोग्लॉसस जो कि क्रेनियल रूट ऑफ एसेसरी नर्व से सप्लाई होती है फेरेंजियल प्लेक्सस के द्वारा। तो ये हो गई मोटर सप्लाई। अब अगर हम लोग सेंसरी सप्लाई की बात करें तो सेंसरी सप्लाई एंटीरियर 2/3 जो होता है उसका जो जनरल सेंसेशन करवाता है लिंगुअल नर्व और जो टेस्ट सेंसेशन करवाता है वो करवाता है कॉर्डा टिम्पेनाई नर्व। फिर जो पोस्टीरियर 1/3 है टंग का वो जनरल सेंसेशन ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व करवाता है और टेस्ट सेंसेशन भी ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व करवाता है। फिर जो पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट होता है टंग का जो जनरल सेंसेशन करवाता है वो इंटरनल लेरिंजियल नर्व और टेस्ट सेंसेशन भी इंटरनल लेरिंजियल नर्व भी करवाता है। तो जो पोस्टीरियर 1/3 और पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट है ये एक एक नर्व से सप्लाई होता है। पोस्टीरियर 1/3 में जनरल सेंसेशन और टेस्ट दोनों ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व सप्लाई करती है और पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट जो होता है टंग का जिसमें जनरल सेंसेशन टेस्ट दोनों इंटरनल लेरिंजियल नर्व सप्लाई करती है। आपको याद करना है एंटीरियर 2/3 वाला उसमें जनरल सेंसेशन लिंगुअल नर्व करवाता है और टेस्ट सेंसेशन जो है वो कॉर्डा टिम्पेनाई नर्व करवाता है। तो जैसा कि हमने टंग को 3 भाग में डिवाइड किया था एंटीरियर 2/3 पोस्टीरियर 1/3 पार्ट, पोस्टीरियर 1/3 वाला फेरेंजियल पार्ट और सबसे पीछे होता है पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट। इस पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट में एक हमारा मीडियन ग्लोसो एपिग्लोटिक फोल्ड पाया जाता है जो कि बीचों बीच में होता है और ये जुड़ा होता है एपिग्लोटिस से। एक लेटरल ग्लोसो एपिग्लोटिक फोल्ड है जो कि लेटरल मार्जिन पे पाया जाता है, उसके बीच में वेलिकुला पाए जाते हैं जो कि ट्रांसवर्स एलिवेशन इसी पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट पर दिखने को मिलते हैं। जैसा कि इस डायग्राम में दिखाया गया कि मोटर सप्लाई जो है सारी मसल को करती है ऑक्सीपिटल मायोटोम। तो जो हाइपोग्लॉसल नर्व है वो सारी के सारी मोटर सप्लाई करती है, सारी मसल को सप्लाई करती है पैलेटोग्लॉसस को छोड़ करके। पैलेटोग्लॉसस को कौन सप्लाई करती है? क्रेनियल रूट ऑफ एसेसरी नर्व फेरेंजियल प्लेक्सस के थ्रू। तो जो सेंसरी सप्लाई है जो पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट होता है वो 4th आर्च से डेवलप होता है। फेरेंजियल आर्च जो है हमारे वो 4th आर्च से डेवलप होता है जिसमें जनरल और स्पेशल सेंसरी सप्लाई जो होती है सुपीरियर लेरिंजियल नर्व ब्रांच ऑफ द वेगस नर्व सप्लाई करती है। जो पोस्टीरियर पार्ट है ऑफ द टंग का
जिसमें सर्कमविलेट पैपिला पाए जाते हैं। तो पोस्टीरियर 1/3 वाला पार्ट और सर्कमविलेट पैपिला वाला पार्ट ये थर्ड आर्च से डेवलप होते हैं। सेंस दोनों के दोनों ग्लोसोफेरेंजियल नर्व से सप्लाई होते हैं। जो एंटीरियर 2/3 वाला पार्ट है उसका जो जनरल सेंसेशन है लिंगुअल नर्व जो कि मैंडिबुलर नर्व की ब्रांच है, और सेंसरी या स्पेशल सेंस जो है उसके वो कॉर्डा टेम्पनाई नर्व जो कि फेशियल नर्व की ब्रांच होती है। अगर हम लोग ब्लड सप्लाई की बात करें तो जो मेन आर्टरी सप्लाई होती है टंग की वो होती है लिंगुअल आर्टरी जो कि एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच है, और ये ओरल पार्ट ऑफ दी टंग को सप्लाई करती है। तो जैसा कि ये हमारी एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी है और इससे एक ब्रांच निकलती है लिंगुअल आर्टरी, ये हमारे टंग के ओरल पार्ट को जाकर के सप्लाई करती है, और यहाँ जाकर के ये ब्रांच देती है डीप लिंगुअल आर्टरी और डॉर्सल लिंगुअल आर्टरीज की। डॉर्सल लिंगुअल आर्टरीज यानी जो डॉर्सम को सप्लाई करती है, डीप लिंगुअल आर्टरी जो डीप ऑफ दी टंग में जाकर के सप्लाई करती है। टॉन्सिलर आर्टरी और असेंडिंग पेलेटाइन आर्टरी जो कि फेशियल आर्टरी की ब्रांच और फेरेंजियल पार्ट ऑफ द टंग को सप्लाई। तो जैसा कि ये एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी से निकलती है फेशियल आर्टरी, फेशियल आर्टरी से हमारी निकलती है टॉन्सिलर आर्टरी। तो जो टॉन्सिलर आर्टरी और असेंडिंग पेलेटाइन आर्टरीज हैं फेरेंजियल पार्ट ऑफ द टंग को सप्लाई करती हैं, जो कि फेशियल आर्टरी की ब्रांच है और फेशियल आर्टरी एक्सटर्नल कैरोटिड की ब्रांच है। जो डॉर्सम को सप्लाई करती हैं ये होती है डीप लिंगुअल आर्टरीज और डॉर्सल लिंगुअल आर्टरीज। ये ब्रांच होती है हमारी लिंगुअल आर्टरी की, और लिंगुअल आर्टरी ब्रांच होती है एक्सटर्नल कैरोटिड। अगर लिम्फेटिक ड्रेनेज की बात करें तो इसका जो लिम्फेटिक ड्रेनेज होता है वो 3 सेट में होता है। लिम्फेटिक वेसल्स मार्जिनल, सेंट्रल और पोस्टीरियर। तो जो मार्जिनल वेसल्स होती हैं वो टिप ऑफ द टंग से बायलेटरली ड्रेन करती हैं सबमैंडिबुलर नोड के अंदर। तो मार्जिन और लेटरल पार्ट ऑफ द डॉर्सम ऑफ द टंग से ड्रेन होती हैं सबमैंडिबुलर में और जुगुलो ओमोहायोइड। तो जैसा कि ये हमारी टंग है और ये टंग की टिप है, यहाँ से ये मार्जिनल वेसल्स निकलती हैं। ये मार्जिनल वेसल्स जो हैं सबसे पहले सबमेंटल नोड्स में जाकर के ड्रेन होती हैं, फिर उसके बाद में जाकर के सबमैंडिबुलर और जुगुलो ओमोहायोइड नोड में अल्टीमेटली ड्रेन हो जाती है। तो यहाँ से टिप ऑफ दी टंग से निकलती हैं और मार्जिन और लेटरल से निकलती हैं सेंट्रल वेसल्स। ये सेंट्रल वेसल्स लेकर के जाती हैं सबमेंटल नोड में, सबमेंटल नोड से सबमैंडिबुलर नोड में, सबमैंडिबुलर नोड से आकर के जुगुलो ओमोहायोइड नोड में ड्रेन हो जाती है। उसके बाद आती है सेंट्रल वेसल्स जो कि सेंट्रल रीजन ऑफ द डॉर्सम ऑफ एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग से डिसेंड करती है और जीनियोग्लोसाई मसल्स और बायलेटरली ड्रेन करती हैं सबमैंडिबुलर लिम्फ। तो जैसा कि ये हमारी सेंट्रल वेसल्स हैं, ये सेंट्रल पार्ट ऑफ द एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग से निकलती है और जा करके सबमैंडिबुलर नोड में ड्रेन हो जाती है। अगर पोस्टीरियर वेसल्स देखें तो पोस्टीरियर 1/3 ऑफ द टंग ड्रेन बायलेटरली इनटू द डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड प्रिंसिपली इनटू द जुगुलो डाइगेस्ट्रिक लिम्फ नोड। जो हमारी बेसल वेसल या पोस्टीरियर वेसल्स होती हैं ये जा करके लिम्फेटिक्स को जुगुलो डाइगेस्ट्रिक नोड्स में, जिसे हम लोग लिम्फ नोड ऑफ टंग कहते हैं, और डीप सर्वाइकल नोड्स में अल्टीमेटली ड्रेन हो जाती हैं। तो अगर हम लोग देखें मार्जिनल वाली जो है वो पहले जाती है सबमेंटल में, सबमेंटल से सबमैंडिबुलर में और सबमैंडिबुलर से जुगुलो ओमोहायोइड में। जो सेंट्रल वेसल्स हैं ये सबमैंडिबुलर नोड्स में ड्रेन होती हैं, और जो पोस्टीरियर बेसल वेसल्स हैं ये जाकर के जुगुलो डाइगेस्ट्रिक और डीप सर्वाइकल नोड्स में ड्रेन होती हैं। अब हम लोग बात करेंगे क्लिनिकल एनाटॉमी ऑफ टंग की। तो सबसे पहले आता है ग्लोसाइटिस। जहां भी ग्लोसस का शब्द आता है वहां टंग उससे मतलब होता है, और आइटिस का शब्द आता है इन्फ्लामेशन के लिए। तो जो टंग की इन्फ्लामेशन हो जाएगी जहां पर जनरलाइज अल्सरेशन हो जाता है माउथ कैविटी का, उसे हम लोग स्टोमाटाइटिस भी कहते हैं। तो इन सर्टेन अनीमियास द टंग बिकम स्मूथ ड्यू टू द एट्रोफी ऑफ फिलीफॉर्म पैपिला। तो जो हमारे फिलीफॉर्म पैपिला हैं, जैसा कि ये फिलीफॉर्म पैपिला एंटीरियर 2/3 ऑफ द डॉर्सम ऑफ द टंग में पाए जाते हैं, तो इसमें इसकी एट्रोफी हो जाती है अल्सर की वजह से। तो जो इस तरह से वेलवेटी अपीयरेंस होता है माउथ का, उसका इन्फ्लेमेशन हो जाता है। इन्फ्लेमेशन होने की वजह से जो टंग है वो स्मूथ दिखने लगती है। जब भी माउथ में कोई अल्सर होता है और टंग की इन्फ्लेमेशन होती है की वजह से एट्रोफी हो जाती है फिलीफॉर्म पैपिला की, और इस तरह से जो हमारी टंग है
स्मूथ दिखने लगती है। तो जो एक्यूट ग्लोसाइटिस होती है उस कंडीशन में क्या होता है कि जो हमारी टंग है उसमें इनॉर्मस स्वेलिंग हो जाती है, बहुत ज्यादा स्वेलिंग हो जाती है, और वो स्वेलिंग जो होती है उसका रिस्पॉन्सिबल हो जाता है जो रिच नेटवर्क होता है लिम्फेटिक्स का हमारे टंग के अंदर। तो जो हमारे टंग के अंदर लिम्फेटिक्स और लूज एरियोलर टिश्यू पाए जाते हैं उसकी वजह से हमारे टंग में स्वेलिंग आ जाती है एक्यूट ग्लोसाइटिस की कंडीशन में। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जो टंग है हमारी वो माउथ कैविटी को तो भर ही देती है और उससे बाहर भी निकल आती है, यानी इतनी ज्यादा स्वेलिंग हो जाती है कि माउथ से बाहर टंग निकल जाती है। तो जो हमारे टंग का अंडर सरफेस है ये जॉन्डिस चेक करने के लिए बहुत अच्छी साइट है। यहां पर हम लोग जॉन्डिस चेक कर सकते हैं और बल्बर कंजक्टाइवा में हम लोग जॉन्डिस को चेक कर सकते हैं। तो अगर कोई अनकॉन्शियस पेशेंट है, बेहोश पेशेंट है, वो पीछे की तरफ अगर गिरा तो उसकी वजह से क्या होगा, जो हमारी टंग है वो पीछे की तरफ चली जाएगी और एयर पैसेज को ब्लॉक कर सकती है। तो इसे हम लोग इस तरह प्रिवेंट करते हैं कि पेशेंट को हम लोग एक साइड में हेड डाउन करके लिटा देते हैं टॉन्सिल पोजीशन में। इसकी वजह से जो टंग होती है हमारी मैकेनिकली आउटवर्ड निकल आती है। तो अगर उसको पीछे की तरफ कर देंगे अनकॉन्शियस पेशेंट को तो इसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन ना हो जाए एयर पैसेज में टंग पलट के, इस वजह से हम लोग हमेशा उसे एक साइड में लिटा करके हेड डाउन कर देंगे जिसकी वजह से टंग बाहर निकल आएगी और पीछे की तरफ पलटने से प्रिवेंट हो जाएगी। तो जो पोस्टीरियर 1/3 ऑफ द टंग में लिंगुअल टॉन्सिल होता है वो डियर्स रिंग का फॉर्मेशन करता है। कार्सिनोमा ऑफ द टंग, तो जो टंग का कार्सिनोमा है ये क्वाइट कॉमन है। इसमें क्या किया जाता है, जितनी अफेक्टेड साइड होती है टंग की उसको सर्जिकली रिमूव कर दिया जाता है और जितने भी सर्वाइकल लिम्फ नोड हैं उनको आल्सो रिमूव कर दिया जाता है, क्योंकि मेनली जो कैंसर है ये लिम्फ नोड से ही फैलता है। तो इसी वजह से टंग के जितने हिस्से में कार्सिनोमा होता है उसको भी रिमूव किया जाता है और सर्वाइकल लिम्फ नोड, जो डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड है उनको भी रिमूव कर दिया जाता है। इसकी वजह से उस पैसेज को ही ब्लॉक कर देते हैं जिसकी वजह से कोई मैलिग्नेंट डिजीज फैल ही नहीं सकती है। तो अगर किसी भी पार्ट ऑफ द पाथवे में कोई एबनॉर्मेलिटी पाई जाती है तो टेस्ट को अप्रिशिएट करने में दिक्कत होती है, यानी उससे एबनॉर्मल टेस्ट अप्रिशिएट होता है, किसी चीज का टेस्ट दूसरे टेस्ट में पता चलता है। तो अगर हमारे टंग में कोई इंजरी हुई है, कोई दिक्कत हुई है, तो उसका जो रिफर्ड पेन होता है ईयर के पास होता है। तो अगर हमारे पोस्टीरियर पार्ट ऑफ टंग में कोई इंजरी हुई है तो उसका रिफर्ड पेन ईयर के पास फील्ड होगा, क्योंकि जो 9th और 10th नर्व हैं इसकी कॉमन सप्लाई है इन बोथ रीजन में, पोस्टीरियर ऑफ टंग में भी और ईयर में। तो जब भी कोई डिजीज होती है पोस्टीरियर ऑफ टंग में तो हमारा ब्रेन सेंस नहीं कर पाता और वो रिफर्ड पेन करता है ईयर के पास। तो जैसा कि हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, ये कुछ साइट हैं पेन की। तो अगर राइट शोल्डर पर पेन हो रहा है दाएं कंधे में तो गॉल ब्लेडर का पेन होता है, बाएं कंधे में अगर पेन होता है तो स्प्लीन का होता है, एक तरफ चेस्ट में और मीडियल साइड ऑफ आर्म और फोर आर्म में होता है तो वो हार्ट का पेन होता है, एपिगैस्ट्रियम वाले रीजन में तो स्टमक और ड्यूडेनम का पेन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का पेन होता है अम्बलाइकस वाले रीजन पे, लार्ज इंटेस्टाइन का जो पेन होता है वो सुब्रा प्यूबिक रीजन में होता है। तो ये थी हमारे टंग की ग्रॉस एनाटॉमी और उसकी क्लिनिकल एनाटॉमी। तो टंग जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में लॉन्ग आंसर में पूछा जाता है और इसके अंदर जो पैपिला है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए मैंने पूरी कोशिश करी है समझाने की। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।